future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So, we are meeting today. Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So, we are meeting today in another session of Tiranga. आज कैप्टन तिरंगा को देखते हैं कितने बच्चे सलामी देने आए हैं. So, today we are going to start our polity का एक और important topic that is fundamental rights. जैसा आप सभी को पता है, हम रोज सुबह 8:30 बजे मिलते हैं कैप्टन तिरंगा को सलामी देने के लिए, बिकॉज ये जो हमारी सीरीज चल रही है, इट इज अ क्रैश कोर्स ऑफ योर एंटायर जीएटी. पूरी की पूरी जीएटी सीरीज में हम कर रहे हैं. अभी तक हमने फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया और कल से हमने पॉलिटी स्टार्ट की थी. वी हैड स्टार्टेड द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ पॉलिटी यस्टरडे. तो जिसने नहीं देखा है, प्लीज गो बैक टू द सीरीज एंड वॉच दैट सेशन. आपको काफी सारी चीजें पता चलेंगी कि पॉलिटी को कैसे अप्रोच करना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस डेप्थ में पढ़ना है. So I would urge all the students to please share the session with all your friends, ताकि जो साथी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, they can also join into the session. हम कोर कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं सारे टॉपिक्स के. तो चाहे वो आपकी ज्योग्राफी हो, चाहे आपकी हिस्ट्री हो, चाहे आपकी पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, आई एम गोइंग टू डू ऑल ऑफ दैट एंड मच मोर इन द अपकमिंग नेक्स्ट 70 days. बस आपको क्या करना है, अपनी तरफ से जो भी पढ़ा रहा हूँ उसके हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं. देखो, जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक चीजें आपके दिमाग में नहीं बैठ पाएंगी. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप उसके नोट्स बनाओ. ठीक है. पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. अभिषेक ने कमेंट्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दिया है. कैप्टन तिरंगा जीएटी के मसीहा हैं आपके. सो जीएटी में आपको जो भी दिक्कत आती है, दैट इज जनरल एबिलिटी टेस्टिंग में जो भी दिक्कत आती है, चाहे वो हिस्ट्री में आ रही हो, पॉलिटी में आ रही हो, एक बार ये वाली सीरीज अटेंड करके जरूर देखिएगा. ज्योग्राफी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, उसकी रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाएंगे, उनको देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके. सो फिजिकल ज्योग्राफी वी आर डन विथ, वी हैव डन द फिजिकल ज्योग्राफी. कल हमने पॉलिटी स्टार्ट की थी और कल पॉलिटी का पहला लेक्चर हुआ था जिसमें हमने बात की थी संविधान के प्रस्तावना की, प्रियम्बल की एंड सोर्सेज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से तैयार हुआ है, उसके सोर्सेज कहां से इंफॉर्मेशन निकाली गई है, उसको बारे में. ठीक है. सूरज, आप एक बार पॉलिटी के नोट्स बनाओ, आपको पता लग जाएगा पॉलिटी में कितना अंतर है. ठीक है. दूसरा, फंडामेंटल राइट्स आज हम शुरू करेंगे. फंडामेंटल राइट्स एक क्लास में नहीं हो पाएगा. अच्छा चेतन, मैं उसको चेक करवा लेता हूँ. फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन इस बार आप पढ़ोगे आपको सही में डिफरेंस पता लग जाएगा कि क्वालिटी और कंटेंट का क्या डिफरेंस होता है. बिकॉज ओके सागर, आज स्पीड से करेंगे. बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग पॉलिटी फ्रॉम एनी गाइड बुक, आई एम टीचिंग फ्रॉम द रियल टेक्स्ट. हाउ मेनी ऑफ यू कैन आइडेंटिफाई दिस बुक? दिस इज द रियल बुक. तो इससे ही हम पढ़ेंगे रियल एक्चुअल में, जैसा हमारा संविधान है देश का, उससे हम पढ़ेंगे. ठीक है. सो दिस इज द रियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. वी विल बी स्टडिंग विद दिस बिकॉज इसके साथ प्लस मेरा एक्सपीरियंस. सो देयर इज दिस थिंग व्हिच इज कॉल्ड एज लैम्प फेलोशिप, लेजिस्लेटिव असिस्टेंट टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. आई डिड दैट. और उसमें व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज वी यूज्ड टू वर्क इन द पार्लियामेंट इटसेल्फ. सो आई डिड दैट फॉर अबाउट 1 year. आप में से भी जो बच्चा लैम्प को फोकस करेगा वो इसके बारे में जानता होगा, लेजिस्लेटिव असिस्टेंट टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. सो वहां मैंने एकदम इन एंड आउट कॉन्स्टिट्यूशनल की वर्किंग देखी, ऑब्जर्व करी, वर्क किया. तो जो पार्लियामेंट का चैप्टर आप पढ़ते हो, मैंने उसे जिया है. ठीक है. सो उसके बेसिस पे, उन सारी चीजों के बेसिस पे कंटेंट क्रिएट किया गया है पॉलिटी की सीरीज का. सो इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार सीरीज को शेयर कर दे. जो आज पहली बार जुड़े हैं साथी, उन सभी को मेरी तरफ से प्रणाम, गुड मॉर्निंग. आई एम अक्षय फ्रॉम द 130th कोर्स ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी, ऑल इंडिया रैंक 154. I was an Indian Air Force cadet in the Charlie Squadron of the Academy. ठीक है. सो हर किसी से रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि आप सेशन को शेयर करें, बिकॉज जब तक आप शेयर करेंगे तभी तक बच्चे वी वुड बी एबल टू मैनेज, अदरवाइज वी वुड हैव टू स्टॉप द सीरीज. ठीक है. सो चलिए शुरुआत करते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ. देखो, एक चीज ये भी है, पहली एक इंपॉर्टेंट चीज है. आप में से कई बच्चे बोलेंगे सर आप सीक्वेंशियली क्यों नहीं चल रहे, आर्टिकल वाइज चलिए, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 ऐसे चलिए, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 2, पार्ट ऐसे क्यों चल रहे हैं आप? द आइडिया आई एम मूविंग इन दिस वे इज, एक तो जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं. सो ये टॉपिक्स अगर आपने प्रिपेयर कर लिए तो पॉलिटी 80% आपकी तैयार हो जाएगी. जो इन 5 days में हम टॉपिक करेंगे, 80% ऑफ द पॉलिटी वुड बी रेडी. ठीक है. सो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग इन दिस फैशन. ठीक है. ओके, ठीक है. सो दिस इज क्लियर. सो आज हम शुरुआत करेंगे फंडामेंटल राइट्स के साथ. मौलिक अधिकार भी इनको हिंदी में बोलते हैं. व्हाट आर दीज कॉल्ड इन हिंदी? मौलिक अधिकार. सो कहां पे लोकेटेड है? सबसे पहले हमारे संविधान की जो किताब है, इसमें किताब में अगर मैं बोलूं कि ये चीज कहां पे लोकेटेड है, तो आपको संविधान का पार्ट 3 खोलना पड़ेगा. सो वी हैव सीन कि हमारे संविधान में कितने पार्ट थे? देयर वर 22 पार्ट्स.
तो पार्लियामेंट जो फंडामेंटल राइट्स है ये कौन से पार्ट में लोकेटेड है? पार्ट 3 में। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लोकेटेड है। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सब किससे डील करते हैं? फंडामेंटल राइट से। बिल्कुल आप इस सीरीज पर रिलाय कर सकते हैं, ठीक है। सो पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट से डील करता है, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे हमने देखा था प्रियम्बल कहां से इंस्पायर होता है? यूएसए के डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से। डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो यूएसए का था उससे इंस्पायर हुआ था। सिमिलरली जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहां से इंस्पायर हुए? बिल ऑफ राइट्स जो यूएसए का था, ठीक है। सो इंस्पायर कहां से हुए? यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से। सो सबसे पहले पता लग गया पार्ट 3 में लोकेटेड है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में मौजूद है। इंस्पायर कहां से हुआ है? यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से। ओरिजिनली हमारे संविधान में जब 26 नवंबर 1949 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, हमारे संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स थे, कितने मौलिक अधिकार थे? ओरिजिनली देवर 7, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा एक फंडामेंटल राइट दैट डील्स विद फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी जो है संपत्ति का अधिकार, दैट वाज removed and it was turned into a ordinary legal right, and now right to property is a ordinary legal right under article 300A। तो ओरिजिनली हमारे यहाँ 7 फंडामेंटल राइट्स थे, आज के समय में 6 ही हैं। क्यों? क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको 44th अमेंडमेंट के द्वारा रिमूव कर दिया गया था, और अब राइट टू प्रॉपर्टी सिर्फ एक ऑर्डिनरी लीगल राइट है, और वो कौन से आर्टिकल में प्रेजेंट है? आर्टिकल 300A में, ठीक है। जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। द फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो मैग्ना कार्टा जी क्या चीज है? व्हाट इज मैग्ना कार्टा? यूके में जो पहली बार डेमोक्रेसी की तरफ को कदम बढ़ाए गए थे, तो वो एक चार्टर के थ्रू, एक लॉ के थ्रू पास किए गए थे, और उस चार्टर को, लॉ को मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मैग्ना कार्टा जो यूके में आया था उसका पर्पस क्या था? कि वो राजा की पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करेगा, राजा की पावर रिड्यूस करेगा, और बोलेगा कि लोगों के हाथ में ज्यादा शक्ति होनी चाहिए। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का आइडिया यूके में ये मैग्ना कार्टा के द्वारा प्रमोट किया गया था 1215 के आसपास, 1215 एडी के आसपास, ठीक है। सो ईयर्स नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द आइडिया ऑफ मैग्ना कार्टा ये आपको समझ आना चाहिए कि मैग्ना कार्टा एक डॉक्यूमेंट था यूनाइटेड किंगडम में, जिसने वहां पे डेमोक्रेसी को पुश किया, और उससे इवेंचुअली क्या हुआ? इवेंचुअली एक तरीके से राजा की शक्ति, रिलीजन की शक्ति कम हुई, और ऑर्डिनरी जो फ्यूडल सिस्टम था वो खत्म होना शुरू हुआ, और लोगों के हाथ में शक्ति ज्यादा आना शुरू हुई, ठीक है। सो इतना भी अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो दैट्स मोर देन एनफ। तो ये मैग्ना कार्टा जनरली अब हर एक डॉक्यूमेंट उसके लिए यूज किया जाता है जहां पे भी आप सिटीजन्स के राइट की बात करते हो, ठीक है। बहुत अच्छी बात है अनिकेत, ठीक है। यस, एजुकेशन के लिए देखो वुड्स डिस्पैच को बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, तो वुड्स डिस्पैच को एजुकेशन का मैग्ना कार्टा बोला जाता है, ठीक है। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, पुनः जब तक हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तब तक हम टैक्स नहीं भरेंगे, इस तरीके का आइडिया, ठीक है। सो मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि ये फाउंडेशनल है इंडिया में सिटीजन राइट का। इंडिया में सिटीजन राइट्स का फाउंडेशन, झरना नागरिक के अधिकारों का कहां से निकलता है? फंडामेंटल राइट से। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को या पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। ओके, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। शेयर का ऑप्शन मैं दे दे रहा हूं दक्ष, बहुत उम्दा। फंडामेंटल राइट इंडिया में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को भी प्रमोट करते हैं, बिकॉज ये नागरिकों के अधिकार की रक्षा करते हैं, ठीक है। ब्रजेश बस आप नाम याद रख लो, आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में इतना ही आएगा मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं। सो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मैग्ना कार्टा बोलते हैं। क्विज ध्रुव रात को होता है 10 PM पे, रोज रात 10 PM पे नाइटफॉल क्विज होता है, ठीक है। उसमें आपको आना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करता है पार्ट 3। फंडामेंटल राइट एंश्योर करते हैं कि अथॉरिटेरियन और डेस्पोटिक रूल ना हो, यानी कोई भी मोनार्क देश में ना पाए, नागरिक के अधिकारों की रक्षा हो सके। कोई भी ऐसा इंसान जो एक छत्र राज की कोशिश करे उसके हाथ में शक्ति ना कंसेंट्रेट हो, ये भी फंडामेंटल राइट्स एंश्योर करते हैं। नंबरिंग में अनिकेत, नंबरिंग में पार्ट 22 है, वो पार्ट ए पार्ट बी ऐसा क्रिएट हो चुका है। जैसे पार्ट 4 है तो पार्ट 4A क्रिएट हो गया। सो इस तरीके से आप टोटल काउंट करोगे तब 25 है, बट नंबरिंग में अभी भी 22 है, ठीक है। डेस्पोटिक मतलब होता है जैसे तानाशाह, किम जोंग उन टाइप, ठीक है। सो दैट इज डेस्पोटिक रूलर, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स लिमिटेशंस लगाते हैं लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पे, तो फंडामेंटल राइट ही एंश्योर करता है
कि सरकार के जो मन में आ रहा है वो चीज वो ना कर ले, सरकार को भी किसी चीज से बंध के रहना पड़ेगा, और वो बंध के रहने वाली चीज क्या है, पार्ट 3। तो इट प्लेसेस लिमिटेशंस ऑन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आल्सो। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। फंडामेंटल राइट कहां पे लोकेटेड है, कौन से फंडामेंटल राइट है, कितने फंडामेंटल राइट है, क्या उनकी सिग्निफिकेंस है, ये हमने समझ लिया, क्या वो काम कर रहे हैं ये समझ लिया। ठीक है, जिस बच्चे का कोई भी नॉन टॉपिक रिलेटेड डाउट है बेटा, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना @ssb_success टेलीग्राम चैनल है, जाके फटाफट ज्वाइन कर लो इफ यू हैवंट ज्वाइन। जितने भी आपके डाउट्स हैं पर्सनली मैं वहां पे आंसर कर दूंगा, जस्ट गो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड योर डाउट्स वुड बी आंसर्ड। ठीक है, सो नॉन टॉपिक रिलेटेड जितने भी डाउट है यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम एंड योर आंसर डाउट्स वुड बी आंसर्ड। ठीक है, सो कितने फंडामेंटल राइट अब बचे हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर रिमेनिंग नाउ। सो हमने अभी अभी देखा 6 फंडामेंटल राइट्स आर देयर। क्या है ये फंडामेंटल राइट, कई बच्चे बोलते हैं सर हम याद नहीं रख पाते, तो याद करने के लिए निमोनिक्स यूज कर सकते हो। जैसे एक निमोनिक बताऊं तो रेफर, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स याद नहीं हो रहे हैं तो आपको किस चीज को रेफर करना चाहिए, रेफर सेंट्रली प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स। अगर आपको फंडामेंटल राइट याद नहीं हो रहे, रेफर सेंट्रली प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स, आपको फंडामेंटल राइट याद हो जाएंगे। ओके, फर्स्ट राइट दैट वी हैव इज राइट टू इक्वालिटी, नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट है तीसरा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देन है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी वाज देयर वंस अपॉन अ टाइम आर्टिकल 31 में, बट हमने देखा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में इट वाज रिमूव। और फाइनली लास्ट राइट जो है वो है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल राइट्स याद हो गए सारे। रेफर सेंट्रली प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स समझ गए, कैसे याद रखना है, रेफर सेंट्रली प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स। ठीक है, so right to education, right to freedom, right against exploitation, freedom of religion, cultural and educational rights, right to property and right to constitutional remedies। तो ये सारे राइट याद हो गए आपको। अब देखो आज की क्लास में हम राइट टू इक्वालिटी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और टाइम बचा तो वी वुड मूव अहेड। इवेंचुअली फंडामेंटल राइट में आई एम प्लानिंग कि यार 3 क्लासों में खत्म करते हैं, टुडे इज द फर्स्ट क्लास। कल की क्लास में मैं टारगेट करूंगा एटलीस्ट ये वाले राइट्स हो जाए, एंड देन इन द लास्ट क्लास वी वुड ट्राई टू टारगेट ऑल दीस 3। तो थोड़ा लंबा चलेगा, बट फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज दिस सर्व्स एज अ बेसिक्स फॉर ऑल द रिमेनिंग टॉपिक्स, सो आई वुड टेक टाइम इन दिस। नहीं, एक में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपको काफी सारी चीजें पता चलेंगी फंडामेंटल राइट के बारे में जो नहीं पता थी। ठीक है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन हम रात को 10 PM पे करते हैं नाइट फॉल पे, तो नाइट फॉल पे आ जाया करो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, नोट्स आपको खुद से बनाने हैं। वॉइस आ रही है, वॉइस इशू इज फाइन आई गेस, बिल्कुल ठीक है। जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 तरीके के जस्टिस है हमारे प्रीएम्बल में अभिषेक। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक बार थोड़ा सा कुछ आइडिया समझ लेते हैं कि हमने देखा फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक मौजूद है। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक मौजूद है। फंडामेंटल राइट्स आर प्रेजेंट बिटवीन आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35। अब मैंने आपको कल भी बताया था, एक क्वेश्चन जो आपने शाम को देखा था, सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू एवरीवन। देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स दैट आर नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स। वो कौन से हैं? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। So these are the fundamental rights. Article 15, 16, 19, 29, 30. They are only available to the citizens of India. ये वो फंडामेंटल राइट हैं जो सिर्फ भारत के नागरिक को मिलते हैं। किसी भी विदेशी को, किसी भी फॉरेनर को, द पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही डज नॉट हैव एक्सेस टू दीज फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ओके, इस पैटर्न में इसलिए लिखा है कि आपको याद रह जाए। ठीक है, बाकी सारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको फॉरेनर्स को भी मिलते हैं, तो चाहे वो 14 हो, 20 हो, 21 हो, कोई भी बाकी बचा हुआ फंडामेंटल राइट हो, वो सारे फॉरेनर्स एंड सिटीजंस दोनों को अवेलेबल होंगे। ठीक है, एनिमीज का मतलब होता है देयर आर सर्टेन कंट्रीज जिनके साथ इंडिया वॉर पे होती है, सो दीस कंट्रीज आर कॉल्ड एज एनिमी कंट्रीज, और उनके जो सिटीजंस होते हैं दे आर कॉल्ड एज एलियंस, एनिमी एलियंस। तो एनिमी एलियंस को कोई फंडामेंटल राइट इंडिया में नहीं मिलते। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है अगेंस्ट सिटीजन, कौन से फंडामेंटल राइट है। सो देखो मोस्टली हम देखेंगे जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जो अवेलेबल है दे आर अगेंस्ट द स्टेट, यानी वो सरकार को रोकते हैं आपके खिलाफ कोई एक्शन लेने से।
बट इनमें से कुछ फंडामेंटल राइट है जो दूसरे इंडिविजुअल्स को भी रिस्ट्रेन करते हैं। जैसे एक प्रैक्टिस भारत में कुरीति थी, छुआछूत की, अनटचेबिलिटी की। तो इस अनटचेबिलिटी स्टेट प्रैक्टिस तो कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन इंडिविजुअल्स प्रैक्टिस करते थे। कई सारे नागरिक इसको प्रैक्टिस करते थे, छुआछूत की बीमारी को। ठीक है, तो छुआछूत की जो समस्या थी इसको खत्म करने के लिए संविधान में आर्टिकल 17 फंडामेंटल राइट इंश्योर किया गया, और ये किसके अगेंस्ट अवेलेबल है? बोथ इंडिविजुअल्स एंड द स्टेट। तो अगर कोई इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है, ही कैन बी पनिश्ड। व्हाई? बिकॉज सर्टेन फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो अवेलेबल अगेंस्ट अदर सिटीजंस। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया, दिस इज क्लियर? नहीं, जब तक माइकल ही डजंट गेट अ सिटीजनशिप ही कैन नॉट एक्सेस देम। छुआछूत इज अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस। ठीक है, सो व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स नाउ? वो आएगा दक्ष, अभी आएगा, इंतजार करो। ठीक है, सो व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स नाउ? यस अनिकेत, उन पे आएंगे अभी। सो इनको मौलिक अधिकार क्यों बोलते हैं? व्हाट इज सो फंडामेंटल अबाउट फंडामेंटल राइट्स? नाम के पीछे कुछ तो कारण रहा होगा ना, यूं ही कोई नाम नहीं रख दिया जाता। तो व्हाट वाज फंडामेंटल बिहाइंड फंडामेंटल राइट्स? क्या चीज, वो मौलिकता का क्या तत्व था कि जिसकी वजह से उनको मौलिक अधिकार बोला गया? फर्स्ट चीज, दे आर फंडामेंटल बिकॉज दे एंश्योर दैट अ सिटीजन डेवलप्स टू हिज फुल पोटेंशियल। आप अपनी फुल पोटेंशियल को रियलाइज कर पाए, उसके लिए ये चीज बहुत फंडामेंटल है। ओनली इफ यू हैव दीज राइट्स कैन यू डेवलप योर पर्सनैलिटी टू इट्स हिल्ट। आप खुद को अपनी फुल पोटेंशियल तक तभी डेवलप कर सकते हो जब तक आपके पास ये अधिकार है। इसीलिए यार दे आर कंसिडर्ड फंडामेंटल, बिकॉज अगर ये राइट्स नहीं होंगे तो नागरिक एक सब्जेक्ट में बदल जाएगा। अ सिटीजन वुड चेंज इनटू अ सब्जेक्ट, यानी एक नागरिक प्रजा में बदल जाएगा। प्रजा और नागरिक में आपको अंतर पता है? आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन नागरिक एंड प्रजा। प्रजा होती है राजा की, जहां पे राजा एक छत्र अधिकार करता है, जो मन में राजा के आता है वो करता है। जैसे कि किम जोंग उन के पास, किम जोंग उन क्या है? प्रजा है उसकी, वो जो ऑर्डर देता है उसकी तामील करनी पड़ती है। किम जोंग उन ने कुछ दिनों पहले कहा कि नॉर्थ कोरिया के हर एक इंसान को मेरे जैसे बाल कटाने पड़ेंगे, और नॉर्थ कोरिया की हर एक लड़की को मेरी बीवी के जैसे बाल कटाने पड़ेंगे। और इंडिया में क्या ऐसी बात कही जा सकती है? नहीं, बिकॉज इंडिया में क्या है? सिटीजन, और सिटीजन के पास क्या है? फंडामेंटल राइट, जो उनको वेरियस किस्म ऑफ थिंग्स को एक्सरसाइज करने का मौका देती है। ठीक है, सो it is the fundamental rights that are fundamental to a citizen. They are the things that differentiate a citizen from a subject. ये देखो पॉलिटिकल फिलॉसफी का है, इस पे एमसीक्यू उतने जल्दी नहीं आएगा, बट अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए तभी आप आगे की पॉलिटी एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, सो दे आर फंडामेंटल बिकॉज एक तो एक इंडिविजुअल को उसकी पर्सनालिटी रियलाइज करने के लिए मौका करवाती है। दूसरा ये इसलिए भी फंडामेंटल है कि ये आर्बिटरी एक्शन, जो मन में आया वो किया, जो फरमान सुनाया उस तरीके का फरमान सुनाने से चेक कर दिया। बिकॉज पीपल कैन गो टू कोर्ट टू गेट देयर फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स्ड, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल। आर्टिकल 32 में आप देखोगे यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट टू गेट द फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स्ड, बिकॉज दीज आर जस्टिशिएबल। ठीक है, तो ये जस्टिशिएबल है, यानी आप कोर्ट जा सकते हो इनको एनफोर्स कराने के लिए। ओके, इसमें से जो मेजॉरिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर नेगेटिव इन कैरेक्टर। नेगेटिव इन कैरेक्टर मतलब क्या हुआ? वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, rather than promoting something they are restricting something। तो वो सिटीजन को बोलेंगे कि तुम अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम किसी दूसरे इंसान के प्रति वायलेंस नहीं करोगे। सो देयर आर, इट इज इन नेगेटिव रीजन, बेसिकली इट मींस लिमिटेशंस ऑन द अथॉरिटी। ये अथॉरिटी पे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। ठीक है, हेबियस कॉर्पस रजत हम जब 32 आर्टिकल पढ़ेंगे उस समय देखेंगे। आर्बिट्री एक्शन का मतलब है कि रात को आपके 8 बजे दिमाग में आया, फिर उठ चला कि चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, और आपने टीवी पे आके कुछ भी अनाउंस कर दिया। सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज एन आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट। ठीक है, जैसे मैंने बताया ये बहुत ही सैक्रोसेंट है, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द हाईएस्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के माध्यम से, और हाई कोर्ट्स आर्टिकल 226 के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट एंड गेट इट डिफेंडेड। ठीक है, ओके, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कई लोग सोच लेते हैं कि फंडामेंटल राइट इतने हाई फाई हैं तो ये परमानेंट होंगे। आंसर इज नो, दे आर नॉट परमानेंट, और ऐसे नहीं है होलियर देन दाउ टाइप कि आप उनको चेंज नहीं कर सकते। दे कैन बी अमेंडेड।
आप उनमें बदलाव ला सकते हैं। कैसे? बिकॉज दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर क्वालिफाइड, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जा सकती है। ठीक है, सो दिस इज क्लियर, ये चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट क्या होता है, क्या ये सस्पेंड किए जा सकते हैं, क्या इनको कुछ समय के लिए नॉन एनफोर्सेबल बनाया जा सकता है? आंसर इज यस, दे कैन बी। ठीक है, बिल्कुल मनीष, ओके। सस्पेंड कब किया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स को? व्हेन कैन वी सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स को हम सस्पेंड कर सकते हैं इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अगर हमारे देश में आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया, डेफिनेटली वी कैन सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स। इट डिपेंड्स कि कौन से काइंड ऑफ इमरजेंसी है, इफ इट इज एन इंटरनल इमरजेंसी और इफ इट इज एन एक्सटर्नल इमरजेंसी। सो जो इंटरनल इमरजेंसी है और एक्सटर्नल इमरजेंसी है, इनमें सारे राइट्स आप सस्पेंड कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22। ये तो आप दोनों ही केस की इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं कर सकते। इंटरनल इमरजेंसी है तो आप 19 भी सस्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है, सॉरी 20 एंड 21, ठीक है, 19, 20 एंड 21 इंटरनल, यस यस विद्या, ठीक है। सो 19 यू कैनॉट सस्पेंड इन इंटरनल इमरजेंसी, 20 एंड 21 यू कैनॉट सस्पेंड आइदर इन इंटरनल और इन एक्सटर्नल। ठीक है नितिन, एंड में एक क्लास लूंगा मैं आर्टिकल्स याद कराने की, अभी आप पर्पस रखो समझने का। ठीक है, बिल्कुल नाइटफॉल बंद नहीं करेंगे। ओके ठीक है, ठीक है। तो इंटरनल बिल्कुल पॉलिटी इंपॉर्टेंट है एसएसबी के लिए। ओके सो दिस इज क्लियर। सो इंटरनल इमरजेंसी के लिए 19 नहीं लगेगा, 21-20 तो दोनों ही केसेस में नहीं चलेगा। 21 क्या होता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 20 क्या होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन इन सर्टेन ऑफेंसेस। और आर्टिकल 19 होता है सर्टेन फ्रीडम्स लाइक राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, सो ये चीज क्लियर है। इमरजेंसी लगेगी तो 19, 21 और 20 इंटरनल इमरजेंसी के केस में रिमूव नहीं किए जा सकते। बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स दे कैन बी सस्पेंडेड। कौन से नहीं हो सकते, इस पे सवाल आएगा आपके एग्जाम पे। ठीक है, ठीक है, सो इतना फंडा क्लियर हुआ। ओके, दूसरा, और भी इसमें ऐसा नहीं है कि और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कई और भी रिस्ट्रिक्शन है फंडामेंटल राइट में। फंडामेंटल राइट ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही चलते रहेंगे। आर्टिकल 31 में हमने देखा था राइट टू प्रॉपर्टी था एक जमाने में, बट उसको रिमूव कर दिया गया। रिमूव करने के बाद 44th अमेंडमेंट से जब रिमूव किया गया, आज प्रेजेंट सिचुएशन क्या है आर्टिकल 31 की? प्रेजेंटली 31A, अभिषेक आप टेलीग्राम पे मैसेज करना उस चीज को, 31B एंड 31C। आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C मौजूद है आर्टिकल 31 में। ठीक है, आर्टिकल 31A डील करता है कि कई सारे स्टेट्स ने नेशनलाइजेशन के लिए काफी सारे लॉस पास किए थे, तो उन लॉस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए आर्टिकल 31A है, जो बोलता है कि इसमें 31A में जो भी लॉ प्रेजेंट है वो फंडामेंटल राइट की स्क्रूटनी से बच जाएंगे। यानी अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट भी कर रहे हैं, स्टिल दे वुड होल्ड गुड। सो दैट वाज आर्टिकल 31। मोस्टली इसमें जो रूल्स थे वो जमींदारी एक्ट से रिलेटेड थे, जमींदारी एक्ट से रिलेटेड थे मेजॉरिटी ऑफ द लॉस। ठीक है, नेक्स्ट था आर्टिकल 31B। आर्टिकल 31B किस चीज से डील करता है? आर्टिकल 31B डील करता है 9th शेड्यूल से। हमारे संविधान में देयर वाज दिस थिंग व्हिच इज कॉल्ड एज 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में क्या है? 9th शेड्यूल में ऐसे लेजिस्लेशन रखे गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी से प्रोटेक्ट किए जाते हैं, वाया संविधान की स्क्रूटनी से चेक किया जाएगा, बचाने के लिए यहाँ पे कुछ लॉस को रखा जाता है इन 9th शेड्यूल। ओरिजिनली इसमें लैंड रिफॉर्म्स एक्ट रखे गए थे, बट आजकल इसमें रिजर्वेशन से रिलेटेड और भी काफी सारे लेजिस्लेशन रखे जाते हैं। तो दैट इज आर्टिकल 31B। 31C एक और आर्टिकल है जिसमें बोला जाता है कि कुछ स्पेसिफिक डीपीएसपीस को इंप्लीमेंट करने के लिए आप फंडामेंटल राइट्स को सैक्रिफाइस कर सकते हो, स्पेशली आर्टिकल 39B एंड 39C। बेसिकली 39B एंड 39C डील्स विद रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, सो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, प्रॉपर्टी राइट्स इनसे डील करता है। ओनरशिप कम्युनिटी बेस्ड होनी चाहिए, इससे डील करता है आर्टिकल 39B और 39C। और 31C बोलता है कि आर्टिकल 39B 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए आप किसी किसी फंडामेंटल राइट्स को सुपरसीड कर सकते हो, स्पेशली आर्टिकल 14 को। पॉलिटी में जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हमारा फंडामेंटल राइट्स का। क्लियर हुआ? 31A अभी बताता हूं। 31A था आपका जमींदारी रिफॉर्म्स। जमींदारी आपने पढ़ा होगा, महलवारी जमींदारी सिस्टम्स, और उन रिफॉर्म से रिलेटेड
जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ पास किए या माइंस के नेशनलाइजेशन को लेकर स्टेट गवर्नमेंट ने जो लॉ पास किए उनको इस फर्स्ट 31A में प्लेस कर दिया गया ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी से बचे रहे। ठीक है, अनमोल अभी भी लैग कर रही है क्या क्लास? वो अवेलेबल है, जो हुआ है वो रिकॉर्डेड में मिल जाएगा। बंधुआ मजदूर के भी थे उसमें, बिल्कुल नहीं लैग कर रही है, ठीक है। तो 31B एंड 31C फाइनली अगर किसी जगह पे मार्शल लॉ लग जाए, मार्शल लॉ मतलब क्या होता है, एक तरीके का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज टेकन बाय मिलिट्री। अगर सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को मिलिट्री टेक ओवर कर ले किसी जगह पे फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम टू ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स, देन इट इज कॉल्ड एज मार्शल लॉ। ठीक है, तो इन सब बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इन सब बेसिस के पे हम ये बात कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो सैक्रोसेंट नहीं है। ऐसे नहीं है कि एक बार मिल गए तो भगवान भी हमसे नहीं छीन सकता, दे कैन बी रिड्यूस्ड। मेजॉरिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट डायरेक्टली एनफोर्सेबल है, लेकिन कई सारे फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने के लिए लॉ बनाना पड़ता है पार्लियामेंट को। जैसे आर्टिकल 21 है, सो वो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो वो कहता है कि आपको अपनी लाइफ पे अधिकार है, बट उसको ही कि आपकी कोई लाइफ में छीन ले उसको इंश्योर करवाने के लिए सरकार को पूरा तामाझामा बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे आरटीई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसने क्या बोला, आर्टिकल 21A आएगा। आर्टिकल 21A क्या है, राइट टू फ्री एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। 6 से 14 साल का नहीं, एबॉलिश तो जमींदारी आपका 9th शेड्यूल में जो आर्टिकल 31B है उसमें 9th शेड्यूल में मौजूद है, बट हाँ स्टेट गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाए थे वो 31A में लिखे गए हैं। ठीक है, उनको नोट करवाया गया वहां। 31C था आपका, 31C was associated with giving empowering DPSPs और गिविंग फोर्स टू सर्टेन DPSPs। ठीक है, सो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये चीज आई, बट इसका मतलब ये नहीं है 21 है स्वयंभू इंप्लीमेंट हो गया, अ लॉ हैड टू बी पास्ड। और इसीलिए आप जानते हैं आरटीई एक्ट बाद में पास हुआ। ठीक है, फाइनली जैसे आर्टिकल 17 है दैट डील्स विद एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो इसने तो बस बोला कि एबॉलिशन हो जाना चाहिए अनटचेबिलिटी का, उसको फोर्स में लाने के लिए कि कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। ये कौन से एक्ट में बोला गया, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ठीक है, 21A है राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा, इस आर्टिकल 21 है। ठीक है, यस फाल्गुनी, अभी तो हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं फंडामेंटल राइट्स का, अभी आर्टिकल वाइज चलेंगे तब ये चीजें डिटेल में करेंगे। ठीक है, एयरफोर्स के एग्जाम के लिए मैराथन क्लास के बारे में प्लान करते हैं बेटा। ठीक है, सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इन आर्टिकल्स में, क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम कौन सा फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट करता है, कौन से फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं है, ऑल दीज क्वेश्चंस आर पॉसिबल। ठीक है, ठीक है, सो फीचर समझ लिया, व्हाट इज फंडामेंटल राइट समझ लिया, इतना फंडा क्लियर है सबको। अब एक एक करके आर्टिकल वाइज चलेंगे, वी वुड गो आर्टिकल वाइज, नाउ वी वुड गो आर्टिकल वाइज, एक एक करके आर्टिकल वाइज चलेंगे, आपका पूरा फंडामेंटल राइट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको मैंने बताया आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 डील्स विद व्हाट, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 किस चीज से डील करता है, इट डील्स विद राइट टू इक्वालिटी। तो सबसे पहली चीज आपने याद रखी वो रेफर सेंट्रली प्रोड्यूस क्रॉप की बात की, उसमें आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 का जो एक ग्रुप था उसको हमने क्या नाम दिया था, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो लेकिन हम तो जानते हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है, सो आर्टिकल 12 आर्टिकल 13 ये भी कोई चीज होंगे, बट ये राइट टू इक्वालिटी नहीं है। सो व्हाट आर दे एक्चुअली, ये स्कोप डिफाइन करते हैं, इनका पर्पज होता है डेफिनेशनल, दैट इज द डिफाइन द स्कोप ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, ओके ठीक है, सो सबसे पहला है आर्टिकल 12। ठीक है, तो आर्टिकल 12 किस चीज से डील करता है, आर्टिकल 12 डील करता है स्टेट की डेफिनेशन से। आर्टिकल 12 बोलता है कि जितने भी चैप्टर पार्ट 3 में जहां जहां पे स्टेट शब्द होगा उस स्टेट शब्द का मतलब क्या है, ताकि कल को कोई एम्बिग्युइटी ना रहे, कोई समझने में अंतर ना रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है कि स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, पार्लियामेंट की बात हो रही है कि मिनिस्टर्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ये समझाने के लिए आर्टिकल 12 है, सो दैट इट कैन डिफाइन व्हाट इज अ स्टेट। ठीक है, स्टेट क्या है, तो स्टेट की डेफिनेशन जो दी गई थी वो एक केस था अजय हसिया केस। अब ये आपको बुक्स में लिखा हुआ जनरली नहीं मिलेगा, इवन इफ यू रीड लक्ष्मीकांत यू वुड नॉट फाइंड दिस कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट कहां से आई है, और इसी डेफिनेशन ऑफ स्टेट पे मैं 3-4 क्वेश्चन बना सकता हूं। सो इसलिए अगर आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है तो प्लीज अटेंड द क्लास एंड नोट डाउन द थिंग्स, बिकॉज ये जो चीजें बता रहा हूं यू वुड नॉट फाइंड इन एनी बुक, आपको ये कंटेंट किसी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है,
ठीक है, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस। और जैसा आप देख रहे हो प्रीवियस ईयर में एक बार क्वेश्चन आ चुका है आईआर कोहलो केस पे। सो इस तरीके से अब किसी भी केस पे फंडामेंटल राइट से जो जुड़ा हुआ है सवाल कभी भी पूछा जा सकता है, तो आपको तैयार रहना है। सो अजय हासिया केस में डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी गई थी। क्या बोला गया था कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही स्टेट का पार्ट होंगी, इवन लोकल बॉडीज पंचायत भी स्टेट का पार्ट होंगे। तो 3 टायर गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, तीनों टायर स्टेट का पार्ट होंगे, पहली चीज। दूसरा, इसने बोला कि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ना सिर्फ वो बल्कि उनकी लेजिस्लेचर यानी एमपीज एमएलए ऑल ऑफ दीज legislatures would be a part of the definition of the state। ठीक है, तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों ही स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडी गवर्नेंस, तीनों ही लेवल पे जितने भी लेजिस्लेचर्स हैं, एमपीज एमएलएस वार्ड मेंबर्स, वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आएंगे। एग्जीक्यूटिव मेंबर्स यानी मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसके अलावा परमानेंट एग्जीक्यूटिव आईएएस, पीसीएस, क्लर्क, एसएससी, फौजी, ये सब भी किसके अंदर आएंगे, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर। पीएसयू क्या होता है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जैसे ओएनजीसी हो गया, ऑल ऑफ दीज आर पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है, तो स्टेट की डेफिनेशन में क्या चीज नहीं आएगी। अब आएगा असली सवाल कि स्टेट की डेफिनेशन में क्या नहीं आएगा। सो जो आपके कोर्ट्स है दे आर आउटसाइड द डोमेन ऑफ द स्टेट। तो अगर कोर्ट किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट करता है, इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। क्यों? क्योंकि वो स्टेट की डेफिनेशन से ही बाहर है। ठीक है, सो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि स्टेट मेरा कोई राइट डिनाई कर रहा है। सो यू कैन नॉट क्लेम दैट स्टेट इज डिनाइंग योर राइट इन जुडिशरी। इसीलिए आप देखोगे जुडिशरी में देयर इज नो रिजर्वेशन। हायर जुडिशरी में अगर आप देखोगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में देयर इज नो रिजर्वेशन एब्सोल्युटली। अभिषेक बोल रहे हैं मेरे पास एक प्रैक्टिस बुक है, आप जितना पढ़ा रहे हो सभी क्वेश्चन मिल रहे हैं और सॉल्व हो रहे हैं। थैंक यू फॉर योर अमेजिंग टीचर एंड योर एक्सपीरियंस। अभिषेक देखो आगे आगे होता है क्या, ये तो शुरुआत है। पूरा का पूरा रियल एग्जाम का पेपर आपने सॉल्व नहीं कर दिया ना, तब आपको पता चलेगा कितना वैल्यूएबल कंटेंट था। ठीक है, सो रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं होता, उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। एक ये बहुत बड़ी कुंठा समस्या रहती थी बच्चों के मन में, आई हैव ट्राइड टू क्लैरिफाई दैट। नेक्स्ट है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 किससे डील करता है? आर्टिकल 13 डील्स विद व्हाट? आर्टिकल 12 हमने देख लिया, डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 13 डील्स विद जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 किससे डील करेगा? जुडिशियल रिव्यू से। ठीक है, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने यहां रिजर्वेशन दिया है विजय, बट हाँ वो स्टेट गवर्नमेंट की चॉइस है, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट। एमएलएज एमपी कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, अब बात करें आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 जो है वो डील करता है कि कोई भी ऐसा नियम, चाहे वो संविधान के लागू होने से पहले बना या संविधान के लागू होने के बाद, वो लॉ अगर हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो उस लॉ को हम नल एंड वॉइड मानेंगे, उसको हम खत्म मानेंगे। ठीक है, वी वुड कंसिडर दैट क्लास टू बी नल एंड वॉइड। ओके, ठीक है, सो ये नल एंड वॉइड मानेंगे। अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वी वुड कंसिडर दैट लॉ टू बी कैंसल्ड। सो दैट इज आर्टिकल 13। यही बेसिस है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हमारे संविधान में जुडिशियल रिव्यू कहाँ है, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू वो शक्ति है हमारे कोर्ट्स की, स्पेशली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, कि वो कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया उसकी न्याय संगति, तर्क संगति और उसके कंटेंट को इवेल्युएट कर सके। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। यानी जुडिशरी के द्वारा, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है तो उसको फर्स्ट केस में जुडिशरी सुन सकती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज बेसिस ऑफ फंडामेंट, दैट इज कॉल्ड एज जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, यह सेंटर और स्टेट दोनों में नल माना जाएगा। ओके, सो दिस इज क्लियर, जुडिशियल रिव्यू समझ आ गया। तो इसके अंदर अब कौन से लॉ हैं? ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट बोला है। तो लॉ की डेफिनेशन में क्या क्या आ जाएगा? तो ये एक्सप्लेन करता है लॉ की डेफिनेशन के अंदर पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉ, ऑर्डिनेंसेस जो सरकार ने पास करे हैं वो, इसके अलावा कोई ट्रेडिशनल कन्वेंशन है कि पर्टिकुलर XYZ थिंग करनी ही होती है, सो आउट ऑफ दैट कन्वेंशन दे कैन नॉट बी कंसीडर्ड टू बी वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट। फाइनली डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब मान लो पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, उसका बेयरबोन स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन उसके बाद बेयरबोन स्ट्रक्चर बनाया,
लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसकी जो फ्लैश था, उसका जो कोर कंटेंट था, दैट वाज क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट, दैट वाज थ्रैश्ड आउट इन द जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, उसका डिसीजन हुआ। ठीक है, नल एंड वॉइड एक ही चीज होती है, खत्म हो जाना किसी चीज का पूरी तरीके से। ठीक है, सो दैट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इसको भी इंक्लूड करता है। कौन सा लॉ इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे, विच मेजर लॉ इज नॉट इंक्लूडेड हियर? आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन नल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये जो लॉ की डेफिनेशन है, इस पे क्या चीज नहीं आएगी, व्हाट वुडंट कम ऑन द डेफिनेशन ऑफ लॉ? ओके, ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं आएगा, ये चीज याद रखनी है। जैसे आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन में कौन नहीं था, जुडिशरी नहीं थी, वैसे ही आर्टिकल 13 की डेफिनेशन में कौन नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं होंगे। ठीक है, एनडीए का ही कोर्स चल रहा है कि एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएटी के सेक्शन के लिए। ठीक है, नॉन लेजिस्लेचर मतलब कोई कानून पास नहीं किया गया, बस ट्रेडिशन के नाम पे चल रहा है कि जो सीनियर होगा उसको सबसे ज्यादा रिगार्ड मिलेगी, उस काइंड ऑफ थिंग। ओके, सो दिस इज क्लियर। पीएससी होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। चलिए आगे बढ़े। डेयर टू ड्रीम का लिंक आपको, डार्क आर्ट जो चाहिए वो 6 PM पे आज यूट्यूब पे एक स्पेशल सेशन होगा डार्क आर्ट का, काला जादू का, तो आप अटेंड करना मत भूलिएगा 6 PM पे यूट्यूब पे। मैं टेलीग्राम पे लिंक भी शेयर कर दूंगा उसका। एनडीए के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, ओके ठीक है, सो आगे बढ़े। आर यू गाइस रेडी? नाउ राइट टू इक्वालिटी पे मूव करते हैं। आर्टिकल 12 देख लिया, आर्टिकल 13 देख लिया। नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल इन द इक्वालिटी सीरीज, दैट इज आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक हम सभी को पता है हमारे संविधान में क्या मौजूद है, फंडामेंटल राइट्स मौजूद है। ठीक है, रिवीजन के लिए आप लूसेंट की जीके की किताब यूज कर सकते हो, बट आई वुड एडवाइस क्लास अगर देख रहे हो तो उसके नोट्स भी साइड बाय साइड बनाते चलो। ठीक है, यूट्यूब पे पूरी डार्क आर्ट नहीं लूंगा, इंट्रोडक्टरी सेशन लूंगा बस, ताकि जिन बच्चों को नहीं पता, नए बच्चों को, सीरियस बच्चों कम से कम ऐप पे आके देख सकें। अच्छा आदि मैं वीडियो फिक्स करवाता हूं। ठीक है, ओके अंश, मैं आपको बेटा पूरा टाइम देता हूं, मेरी सिर्फ 2 क्लासें, मैंने आपको पहले भी बोला है मेरी सिर्फ 2 क्लासें 8:30 AM पे होती है, जो आप अभी अटेंड कर रहे हो, तिरंगा रोज, और दूसरी रात को होती है 10 PM को। रात को होती है कैप्टन क्विज मास्टर नाइटफॉल के साथ, और उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस, कल लगभग लगभग हमने 40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे। सो मैं तो आपको पूरे दिन का टाइम देता हूं, मेरे टाइम्स तो ऐसे हैं कि आप पूरे दिन भर खाली रहोगे। ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। बिल्कुल बहुत सही बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसको भी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता फटाफट जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया करो। इसीलिए बोलता हूं, पता नहीं आप पीछे क्यों रह जाते हो, जाके ज्वाइन कर लिया करो। वहां क्लासेस के लिंक, 1-to-1 डाउट रिजोल्यूशन, कोई भी समस्या, पीडीएफ, सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, ओके, नहीं कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी को रिवाइज कर लेना। आर्टिकल 14 दो चीजों को डील करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, यानी बेसिकली इसका क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ कौन सा, एक यूएसए का कॉन्सेप्ट है। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव इन द सेंस कि ये रिस्ट्रेन करता है, ये बात बोलता है कि अगर 2 इंसान है तो इनमें से इनको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए, उनको सेम लॉ अप्लाई होना चाहिए, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो चाहे आप पियोन हो, आप पे सेम लॉ अप्लाई करना चाहिए। दिस इज द आइडिया ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, सो चाहे प्राइम मिनिस्टर वोट दे चाहे एक पियोन वोट दे, दोनों के 1 पर्सन का 1 वोट होना चाहिए। सो दैट इज द आइडिया ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होंगे किसी भी इंडिविजुअल को। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड आइडिया है, ये पॉजिटिव एक लिबरल कॉन्सेप्ट है। ये क्या बोलता है कि जरूरी नहीं है कि हर किसी को आप एक तरीके से ट्रीट करो, हाथ की सारी उंगलियां बराबर नहीं होती। सो हाँ, लोग इंट्रिंसिकली इक्वल नहीं होते, तो आपको ऐसा कंडीशन एंश्योर करनी है कि उनका इक्विटेबल ग्रोथ हो सके। जो लोग सिमिलर सिचुएशन में है उनको सिमिलरली ट्रीट करना चाहिए। Those who are in similar condition they should be similarly treated। तो अगर 2 लोग गरीब हैं तो दोनों को एक तरीके से ही ट्रीट करना चाहिए। अगर एक अमीर है और एक गरीब है तो आप जानते हो अमीर पे ज्यादा इनकम टैक्स लगना चाहिए, जो गरीब है उस पर कम इनकम टैक्स लगना चाहिए। सो दिस इज व्हाट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, देयर इज इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस। जो लाइक है, एक जैसे हैं, उनको एक जैसा ट्रीट करना चाहिए विदाउट डिस्क्रिमिनेशन।
बट जो अलाइक है, जो डिफरेंट है, एक दूसरे से भिन्न है उनके लिए हम सेपरेट तरीके से ट्रीट करेंगे। और ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का ही आइडिया है जो एक तरीके से एफर्मेटिव एक्शन को प्रमोट करता है। सो जो रिजर्वेशन के बीज है वो आर्टिकल 14 में ही प्रेजेंट है। एफर्मेटिव एक्शन का ही एक टाइप होता है रिजर्वेशन, ठीक है। ओके, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। ये फंडा क्लियर हुआ। सो एफर्मेटिव एक्शन क्लियर हो गया। एफर्मेटिव एक्शन यानी रिजर्वेशन, और तो वो इसकी बेडरॉक है एक तरीके से। आर्टिकल 14 ये भी बोलता है कि यू कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर एफर्मेटिव एक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके भी एक्सेप्शंस है। क्या क्या एक्सेप्शंस है देखो, प्रेसिडेंट, गवर्नर, यूएन के एम्बेसडर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ये सब इसके एक्सेप्शंस है, बिकॉज इन पे सेम केस नहीं चलेगा। ओके, सो प्रेसिडेंट को जैसे क्रिमिनल केस नहीं चला सकते, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट आप क्रिमिनल केस नहीं चला सकते। सिमिलरली आप गवर्नर के अगेंस्ट क्रिमिनल केस नहीं चला सकते। किसी फॉरेन सोवरेन एम्बेसडर को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो भी बोले उसके अगेंस्ट आप प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। सो काफी सारी इम्यूनिटीज दी जाती है। सो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 14 एज वेल, ठीक है। ओके, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। प्रज्वल बोल रहे हैं मैंने अपनी कोर्स क्लास की पॉलिटिकल साइंस छोड़ दिया है बिकॉज आई नो सर जो आप पढ़ाते हैं वो लिमिटेड है और उसी से ही एग्जाम में पेपर आता है। तो थैंक्स अ लॉट प्रज्वल। एनडीए में, ज्योग्राफी में, सीडीएस में, सब में पेपर आता है, ठीक है। बिल्कुल, तो एक्सेप्शन एग्जिस्ट करते हैं आर्टिकल 14 के लिए, हमने देख लिया। इसके अलावा और क्या एक्सेप्शन है, आर्टिकल 31C जिसकी हम बात कर चुके हैं। डीपीएसपी 39B 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए आप आर्टिकल 14 को ओवर रूल कर सकते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी था कि जब आर्टिकल 31C एक्टिव होगा तो आर्टिकल 14 वुड गो आउट ऑफ द विंडो, ठीक है। इसके अलावा एमएलएज, एमपीज आर नॉट लायबल, तो पार्लियामेंट के अंदर जाके वो कुछ भी बोल दें उस पर उनको कोई कोर्ट पनिश नहीं कर सकता। दे हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच इनसाइड द पार्लियामेंट। सो दीज आर द वेरियस ऑल अदर एक्सटर्नल एक्सेप्शंस दैट एग्जिस्ट टू दिस, ठीक है। दैट्स ग्रेट उषा। नहीं, क्रिमिनल पे जब तक प्रेसिडेंट रिटायर नहीं हो जाता उस पर क्रिमिनल केस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 देख लिया। आर्टिकल 15 पे शायद मूवी भी आई थी, उसकी क्या बोलते हैं, आयुष्मान खुराना की, आर्टिकल 15 पे आई थी ना। शेयरिंग लिंक मैंने दे दिया बेटा। तो आर्टिकल 15 क्या है, व्हाट इज आर्टिकल 15? आर्टिकल 15 says that prohibition of discrimination only on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth. Prohibition of discrimination only on the grounds of religion, race, caste, sex और place of birth। तो इसका मतलब यह है कि आप किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करता है, एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करता है, एक पर्टिकुलर जेंडर को बिलोंग करता है, या एक पर्टिकुलर जगह पैदा हुआ है। जैसे अगर आपसे कोई बोले कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं हायर करूंगा बिकॉज ओनली बिकॉज यू आर अ फीमेल, सो दैट इज अ रॉन्ग थिंग। मैं आपको इसलिए हायर नहीं करूंगा बिकॉज यू बिलोंग टू अ, लेट्स से द क्रिश्चियन कम्युनिटी, सो दिस इज अगेन अ वायलेशन ऑफ द लॉ। ये बोथ मेजॉरिटीज एंड माइनॉरिटीज दोनों के लिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो आर्टिकल 15 बोलता है कि डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं हो सकता। हाँ, वन ऑफ द रीजन में भी कि आपके रेस ये है, आपका सेक्स फीमेल है, प्लस हमने देखा कि आपके रिक्रूटमेंट से XYZ चीज हो सकती है, सो देन इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 बिकॉज जो रीजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए वो सिर्फ यही होना चाहिए, ठीक है। रेस क्या है आपका, जैसे अफ्रीकन मूल के हो आप, एशियाई मूल के हो, अमेरिकन मूल के हो, सो दैट इज कॉल्ड एज रेस। इंडो तिब्बतन उसके हो या किस रेस के हो, ठीक है। रिजर्वेशन आर्टिकल 14 में भी प्रेजेंट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो फंडा है वो एक तरीके से रिजर्वेशन की फाउंडेशन ले करता है, ठीक है। सो दैट इज आर्टिकल 15 का आइडिया। पहला आर्टिकल 15 का प्रोविजन क्या है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन दोज ग्राउंड्स। उसके अलावा वो बोलता है कि पब्लिक प्लेसेस जो है, जैसे कहीं कोई होटल हो गया, कोई शॉप हो गया, तो वहां पे भी आप किसी को किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा वो बोलता है कि विमेन एंड एसटीज के लिए, विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए
स्पेशल प्रोविजंस अलाउ करने की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वी कैन हैव स्पेशल प्रोविजंस फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। और ये स्पेशल प्रोविजंस क्या होंगे, व्हाट वुड दीज स्पेशल प्रोविजंस भी, कि उनको फ्री में कुछ चीज मिल जाए। तो आप जब भी यूपीएससी का सीडीएस का फॉर्म भरोगे लड़कियों के लिए शायद देयर वुड बी लेसर फीस या नो फीस एट ऑल। सो दैट इज व्हाई आप कोई बोलेगा ये तो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है, नहीं, बिकॉज हमने देखा आर्टिकल 15 क्या बोलता है, विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाना अलाउड है। सिमिलरली वो ये भी बोलता है कि एससीज, एसटीज एंड एसईबीसीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए भी स्पेशल प्रोविजन बनाना अलाउड है। फाइनली वो ये भी बोलता है कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, इवन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इसको एक्सटेंड करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन के इन प्रोविजंस को एक्सटेंड करना चाहिए, बट अभी तक कोई लॉ नहीं बनाया उसमें, ठीक है। नहीं, 338A और 338B में जो है बेटा वो SC ST कमीशन है। ये जो SC ST की बात कर रहे हैं ये उनको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है उसकी बात है, ठीक है। नहीं, रिजर्वेशन के मल्टीपल क्राइटेरिया है, रिजर्वेशन पे कभी सेपरेटली डिबेट होगी तो तब पढ़ेंगे उसको, बहुत बड़ा टॉपिक है। यस हर्षित, पॉलिटी थोड़ी सी हार्ड है, आपको ध्यान से इसीलिए पढ़नी है, ठीक है। सो ओबीसी के लिए आपको पता है अमेंडमेंट आया था 93rd अमेंडमेंट, 27% रिजर्वेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बीपी मंडल कमीशन। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जिसके थ्रू ओबीसी को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। क्रीमी लेयर का सिंपल सा फंडा होता है कि अगर आपके परिवार की सैलरी ज्यादा है, इफ योर फैमिली इनकम इज मोर देन अ सर्टेन सेट अमाउंट, या आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस में ऑफिसर्स हैं, तो आपको ओबीसी कैटेगरी में उस हायर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस का फायदा नहीं मिलेगा, यू वुडंट बी एबल टू क्लेम रिजर्वेशन, ठीक है। कंडीशंस आर नॉट इंपॉर्टेंट कि क्रीमी लेयर की क्या है नहीं है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम, ठीक है। सो उतना ही पढ़ो जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसमें ज्यादा शूशा नहीं पढ़ा रहा, बिकॉज सिर्फ उतना ही पढ़ रहे हैं जितने से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने ये जो स्लाइड में कंटेंट दे रहा हूँ ये कंटेंट भी याद कर लिया, देन एग्जाम इज डन फॉर यू, यू वुड बी एबल टू क्रैक इट इजीली, ठीक है। क्रीमी लेयर है अमीर लोग, जो क्रीम मलाईदार लोग होते हैं समाज के, तो ओबीसी जात में, अदर बैकवर्ड कास्ट में जो क्रीमी लेयर वो लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी रिजर्वेशन का फायदा उठा लिया और टॉप सरकारी नौकरियां उठा ली या बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, सो दे वुड बी कॉल्ड एज क्रीमी लेयर, ठीक है। बिल्कुल सफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 किससे डील करता है, इट डील्स विद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है यानी भारत की स्टेट के द्वारा जो नौकरियां दी जाती हैं उसमें भी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, दैट इज आर्टिकल 16। तो इसके अंदर बोलता है देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो पुराने ही रहे, इसके अलावा दो चीजें और ऐड होती हैं, ये बच्चे भूल जाते हैं, वन इज डिसेंट एंड सेकंड इज योर प्लेस ऑफ बर्थ या रेसिडेंस। सो डिसेंट एंड रेसिडेंस, दीज आर द टू थिंग्स जो आर्टिकल 16 को आर्टिकल 15 से अलग बनाती है, बिकॉज वहां ये दो चीजें मेंशन नहीं थी। ऑल्सो वहां जो प्रोविजन था वो था डिस्क्रिमिनेशन को लेके, यहाँ है पब्लिक इंप्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी को लेके। डिसेंट मतलब होता है आप बोलो कि मेरे पूर्वज सूर्यवंशी थे और मैं 5th जनरेशन सोल्जर हूं, तो मैं, मेरा बेटा भी सोल्जर ही बने, दैट इज डिसेंट। कि आप डिसेंट की थ्योरी पे जा रहे हैं कि आप जिस वंश से आए हैं उस वंश ने हमेशा XYZ चीज करी, तो आप भी यही करेंगे। यस, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, सॉरी एससी बीसी के लिए, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। तो पहली चीज क्या होगी, ये बोलता है कि डिसेंट, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस, इनके अंदर आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लेके कंडीशन बना सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है महेंद्र। सो आर्टिकल 15 डिसेंट की बात की, प्लेस ऑफ रेसिडेंस इसमें नहीं मेंशन है, पता होना चाहिए। 103rd इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, बिल्कुल सही, ठीक है। सो रेसिडेंस अगर कंडीशन बनानी है, इफ द रेसिडेंस हैज टू बी मेड अ कंडीशन, देन हु वुड मेक रेसिडेंस अ कंडीशन, इज इट द चीफ मिनिस्टर? आंसर इज नो, इट इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अगर कहीं पे आपको ऐसी कोई कंडीशन लगानी है कि यहाँ पे इस सरकारी उद्यान में हम 70% जो लेबरर्स हैं वो उसी स्टेट से लगवाएंगे, सो दैट इज कॉल्ड एज फिक्सिंग रेसिडेंस एज अ कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये कौन कर सकता है, भले ही स्टेट गवर्नमेंट चाह रही हो, पर ये किसके द्वारा किया जाएगा, ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। थ्योरी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ये जुडिशियल रिव्यू का जो आर्टिकल है ना, दैट जो ऐसे प्रोविजंस दैट गो रन अगेंस्ट द ट्रेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आ जाएगा, ठीक है। सो आर्टिकल 13 में आप समझ सकते हो उसको, ठीक है। रेसिडेंस मतलब जहां पे आप रहते हो, जहां पे आप रहते हो, आपका निवास स्थान जो है वो है रेसिडेंस। तो कई बार ऐसी कंडीशन आपने सुना होगा कि सन्स ऑफ द सॉइल डॉक्ट्रिन है। सन्स ऑफ द सॉइल डॉक्ट्रिन के बारे में सुना है, व्हाट इज सन्स ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन? तो सन्स ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन जैसे महाराष्ट्र में थी एक जमाने में, तो कहती थी महाराष्ट्र में जो भी नौकरी मिले, महाराष्ट्र में जो भी नौकरी मिले वो मराठियों का उस पर पहला हक होना चाहिए।
सो दैट वाज द सन्स ऑफ द सॉइल मूवमेंट, और माइग्रेंट्स जो थे उनको भगा रहे थे. सो रेसिडेंस का जो क्राइटेरिया अगर एक्चुअली ऑफिशियली इंप्लीमेंट किया जाता तो वो लोग बोल सकते थे कि हम तो मराठी हैं बिकॉज वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर द लास्ट 10 to 15 ईयर्स. ठीक है, टुडे का क्विज रात को यहीं पे होगा 10 PM पे. आप टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करो, आपको पता लग जाएगा. ठीक है, ठीक है. सो दिस इज क्लियर कि रेसिडेंस का फंडा क्लियर हो गया. इसके अलावा पब्लिक प्लेसेस में जैसे कोई तालाब है, टैंक है, बाथिंग आर्ट है, वहां से अगर आप दूसरे लोगों को, कास्ट के लोगों को नहीं लेने दे रहे हो, दैट इज रॉन्ग. आर्टिकल 15 में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज रिलीजियस सर्विस के लिए यू कैन लिमिट द कंडीशन कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजियस टास्क करा रहे हो और उसमें आप जिसको प्रीस्ट को अपॉइंट करो, उसके लिए जो प्लेसमेंट का तरीका है दैट शुड नॉट बी लाइक दिस. ओके, सो दिस इज क्लियर. ये रिजर्वेशन का है. ओके, अब रिजर्वेशन की बात करते हैं. ठीक है, सो वी आर डन विथ आर्टिकल 15. देन हमने बात की आर्टिकल 16 की. आर्टिकल 16 में हमने देखा इक्वालिटी ऑफ इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट टू पब्लिक ऑफिस. इसमें एक खास बात है, इसमें एक स्पेशल बात है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अपॉइंटमेंट में पर्टिकुलर रिलीजन, अगर जैसे मैं बोलूं केदारनाथ का जो मठ है, उसमें जो उसका मठाधीश होता है, केदारनाथ टेम्पल का जो मठाधीश होता है, ही हैज टू बिलोंग टू द नंबूदरीपद कम्युनिटी. गया है आप में से कोई केदारनाथ, तो वहां देखेगा जो शिव जी का लिंगम है उसकी जो पूजा है वो हमेशा नंबूदरी पद के जो ब्राह्मण्स होते हैं केरला के, वही करते हैं. सो इस तरीके से रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए लोगों को कहा जा सकता है. सो डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन के बेसिस में हो सकता है इफ इट इज फॉर अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए भी रिजर्वेशन अलाउ कर दिया गया था. उसके लिए आपको पता है मंडल कमीशन फॉर्म की गई. मंडल कमीशन ने बोला कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देना चाहिए, और इवेंचुअली ये रिजर्वेशन हुआ. ऑल्दो इंदिरा साहनी जजमेंट जो 1992 में आया था, उसमें ये बात क्लियर कट बोली गई थी कि 50% से ऊपर कंबाइंड रिजर्वेशन कभी भी नहीं जाना चाहिए. बट हम देखते हैं कि इट हैज गॉन अप एंड बियॉन्ड इट. इसके अलावा आपको पता होगा देयर वाज दिस 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट वाज पास्ड रिसेंटली एंड इट डील्स विद व्हाट. कोई बताना चाहेगा? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन है. ठीक है, ठीक है. सो दिस इज क्लियर. ईडब्ल्यूएस को जो 10% रिजर्वेशन है दैट इज 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो इंदिरा साहनी में बोला गया था ओवरऑल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं जाएगा. मेरिट को किसी भी शर्त में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए बनानी होगी. तो क्रीमी लेयर्स ओबीसी के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए रामनंदन कमेटी बनी, जिसने क्रीमी लेयर को डिफाइन किया. इसका क्राइटेरिया अपडेट होता रहता है, नॉट इंपॉर्टेंट. देयर इज दिस पॉलिसी व्हिच इज गोइंग एट जी रोहिणी कमेटी. कोई बता सकता है? जी रोहिणी कमेटी मैडम जज रही है, कौन सी कमेटी से एसोसिएटेड है? उनकी कमेटी किस चीज की है? जी रोहिणी कमीशन इज डीलिंग विद व्हाट? यस, ये बात कर रहा है कि ओबीसी के अंदर भी आपको कैटेगराइजेशन, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी होना चाहिए या नहीं, क्योंकि ओबीसी रिजर्वेशन कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज ही कैप्चर कर ले रही है. तो शुड अदर्स बी अलाउड टू रीच अ स्टैंडर्ड फॉर दिस, दैट इज द आइडिया ऑफ जी रोहिणी कमेटी. ठीक है, 77th अमेंडमेंट एक्ट रिजर्वेशन में प्रोवाइड करवाता है एंड इवेंचुअली इट हैज कंटिन्यूड फॉर सम टाइम. कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी भी प्रेजेंट है और बैकलॉग वैकेंसीज में भी रिजर्वेशन लागू हो रहा है. सो कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी मतलब एक से दूसरे में जो सीनियरिटी है उसमें भी रिजर्वेशन लगेगा, और फिलिंग बैक वैकेंसीज में भी रिजर्वेशन लगेगा. बट आइडिया इज 50% से ज्यादा रिजर्वेशन वुडंट बी देयर इन द इंदिरा साहनी जजमेंट. ठीक है, बिल्कुल अंश बोर्ड पे भी पढ़ाएंगे आगे चल के. नेक्स्ट है आर्टिकल 17. आर्टिकल 17 किससे डील करता है? डील्स विद एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. तो ये बोलता है कि चाहे कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो, चाहे कोई सरकार हो, छुआछूत कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता. नोबडी कैन प्रैक्टिस छुआछूत. बिल्कुल रेड करेंगे. आर्टिकल 18 कंप्लीट हो जाने दो. पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स का पहला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद व्यू रेड. ठीक है, तो लिंक भेजना शुरू करो. जो बच्चों पे लिंक है रेड के लिए, तो लिंक भेजो, देखते हैं कैसी रेड करवाते हो आज. साथियों जिनको नहीं पता रेड क्या होती है, रेड एक तरीका होता है जिससे आप दुनिया को दिखाते हो अपनी एकता. नहीं, स्पैम नहीं होता बेटा, एकता दिखाने का तरीका होता है. अपने संख्या बल का प्रदर्शन करते हो कि हम इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और हम सारे के सारे पूरे दिन भर मेहनत कर रहे हैं. ये आप मेहनत का नमूना दिखाते हो अपनी दुनिया को कि आप 24 घंटे में से सुबह आपने 1 घंटा 8:30 से 9:30 पूरा 1 घंटा एक टॉपिक पढ़ा है, इसीलिए इसको करते हैं. ठीक है, क्लास चलेगी जब तक टॉपिक खत्म नहीं हो जाता. ठीक है,
नहीं नहीं, आज कोई अच्छा सा लिंक लेके आएंगे, मुझे उम्मीद है बच्चे आज कोई अच्छा क्लास का लिंक भेजेंगे जहां उन बच्चों को भी पता लग सके, और जो वहां फैकल्टी बता रही है दे कैन आल्सो फील इंस्पायर्ड कि अरे और बच्चे भी आए और उनकी क्लास में भी बच्चा है, सो दे आल्सो गेट इंस्पायर्ड। वी आर नॉट देयर टू अब्यूज, टू बेलिटिल समवन, वी आर देयर टू शो आवर एप्रिसिएशन एंड टू शो टू द वर्ल्ड दैट हम भी अभी जिंदा है। ठीक है, ठीक है। सो आप लोग भेजिएगा। जी रोहिणी कमेटी ने क्या बोला? जी रोहिणी कमेटी, जी रोहिणी कमेटी ने बोला कि जो ओबीसी रिजर्वेशन है उसमें से कुछ ही ओबीसी की कास्ट को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है, बाकी सबों को तो फायदा नहीं मिल पा रहा। ओनली अ फ्यू कास्ट ऑफ द ओबीसीज आर बेनिफिटिंग, नॉट एवरीवन एल्स। सो इन्होंने क्या सजेस्ट किया? व्हाट डिड दे सजेस्ट? बिल्कुल आदि, आपका पहला वाला लिंक मिल गया है। आदि के लिंक पे करेंगे आज। आदि भाई ने बहुत दिनों बाद लिंक शेयर किया। आदि पहले आप चेक कर लो क्लास लाइव है या नहीं है, और रिस्पॉन्स आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। सो जी रोहिणी कमेटी मैडम ने क्या बोला कि ओबीसी में क्योंकि कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही पैसा मिल रहा है, और दूसरा कि बाकी लोगों को फायदा नहीं आ पा रहा, तो क्या करना चाहिए? हमें कैटेगराइज कर देना चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है। अरे हर्ष, आपके में उतने ज्यादा बच्चे हैं, रेड फेल हो जाएगी। ठीक है, ओके, चलो आप लिंक सजेस्ट करना बंद करो, आप क्लास पे फोकस करो, फोकस ऑन द क्लास नाउ। सो ठीक है, नहीं आई डोंट टेक ऑफलाइन। कमेंट का ऑप्शन आएगा, लिंक को कॉपी पेस्ट करके कहीं और पेस्ट करना। ठीक है, वहां ऑप्शन आएगा। ठीक है, नहीं नहीं, लिंक फाइनल हो चुका है, आप लिंक मत भेजो। अभी जिसने लिंक भेजा था, आदि ने जो लिंक भेजा था वो वाला लिंक करेंगे। आदि एक बार आप अपना लिंक दोबारा से भेजना। आदि क्योंकि जो बच्चा रेगुलरली आया करेगा उसी के लिंक पे हम करा करेंगे। द पर्सन वुड कम डेली। आदि आपने चेक कर लिया लाइव है, कमेंट रिस्पॉन्ड आ रहा है? ओके, ठीक है। अभी ठीक है, तो आर्टिकल 17 हमने देख लिया। इशिता, वी डू दिस टू शो टू द टू प्रूव, फर्स्ट थिंग इज टू प्रूव टू आवरसेल्व्स दैट वी वर देयर फॉर 1 hour। इट इज लाइक अ रिवॉर्ड सिस्टम दैट वी हैव। अगर हमने किसी दिन अच्छे से पढ़ाई की होती है, वी यूज इट एज अ रिवॉर्ड। दूसरा, इसके पीछे रीजन ये होता है कि वी वांट टू गिव एनकरेजमेंट टू अदर्स एज वेल, कि हम पढ़ रहे हैं, आप लोग भी आके पढ़ो, एंड सब पढ़े सब आगे बढ़े, ये इसके पीछे रीजन रहता है। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर, आर्टिकल 17 क्लियर हो गया, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया हमारे संविधान में, ये बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, इज अनटचेबिलिटी डिफाइंड? आंसर इज नो। तो इसको एनफोर्स करने के लिए कौन सा लॉ पास किया गया? व्हाट वाज लॉ वाज पास टू एनफोर्स दिस आर्टिकल? दैट वाज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। अगर कोई इंसान अनटचेबिलिटी के लिए अरेस्ट हो जाता है तो वो कभी पार्लियामेंट के चुनाव में भी खड़ा नहीं हो सकता, दे आर डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, ध्यान रखना है कि अनटचेबिलिटी डिफाइंड नहीं है हमारे संविधान में। इनफैक्ट अगर आपने सबरीमाला जजमेंट पढ़ा हो तो जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने तो ये तक बोल दिया था कि फीमेल्स को बिकॉज ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल मंदिर के अंदर ना जाने देना एक तरीके का अनटचेबिलिटी है। सो इंदु मल्होत्रा मैडम इसको इस लेवल तक ले गई थी। व्हाई वाज शी एबल टू डू दिस? नहीं, रेड कोई भी कर सकता है। ठीक है, ओके, ठीक है। सो सबरीमाला में तो इंदु मल्होत्रा मैडम ने ओरिजिनल जो आइडिया था अनटचेबिलिटी का, वो बेसिकली एससीज एंड एसटीज के लिए था। सो इंदु मल्होत्रा मैडम ने ये तक बोल दिया कि सबरीमाला के केस में कि महिलाओं को बिकॉज ऑफ देयर मासिक धर्म अगर मंदिर में ना देना घुसने दिया जाए तो ये एक तरीके की अनटचेबिलिटी है। ठीक है, तो इट वाज एक्सटेंडेड टू दैट लेवल। सो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को बात करता है, सिटीजन एंड प्राइवेट दोनों पे अप्लाई करता है। शेयर यहां नहीं करना बेटा, आपको दूसरे चैनल्स पे शेयर करना होता है लिंक। ठीक है, सो अनटचेबिलिटी क्या है आप सभी समझते हैं। वो पुराने जमाने में कि किसी दलित की छांव भी आप पे पड़ गई तो आप अपवित्र हो जाओगे, आपको नहाना पड़ेगा, एंड ऑल ऑफ दोस सिली थिंग्स। ठीक है, सो नेक्स्ट है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 इज द लास्ट पार्ट ऑफ राइट टू इक्वालिटी। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, ये सारे राइट टू इक्वालिटी थे। आर्टिकल 18 डील करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। देखो ब्रिटिशर्स क्या किया करते थे, ब्रिटिशर्स जो इंडियंस उनके फेवर में काम करते थे उन्हें कुछ टाइटल देते थे, दैट इज लाइक राय बहादुर, ऐसे कई कई टाइटल्स देते थे। ठीक है, सो आर्टिकल 18 बोलता है कि इस तरीके के जो कॉलोनियल टाइटल्स थे ये एक्सेप्ट नहीं होंगे। भारत की सरकार इस तरीके के टाइटल्स नहीं दे सकती, ना ही अपने सिटीजन को, ना ही किसी फॉरेनर को। भारत का सिटीजन किसी दूसरे राष्ट्र से इस तरीके का टाइटल भी नहीं ले सकता। अगर कोई फॉरेनर इंडिया में काम कर रहा है, जैसे कोई बॉक्सिंग कोच है इंडिया का, अगर वो बहुत बढ़िया काम करता है और उसको उसके देश की सरकार कोई अवार्ड देना चाहती है, ऐसा टाइटल देना चाहती है, तो भी वो टाइटल तभी एक्सेप्ट करेगा जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसे अलाउ करे। ठीक है, ये ऐसे टाइटल नहीं। अब आप सोचोगे नाइटहुड,
या ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ऐसे टाइटल तो चलेंगे बिकॉज दीज आर टेक्निकल टाइटल्स, ठीक है। पीएचडी, डॉक्टर का टाइटल, दीज टाइटल्स वुड गो। लेफ्टिनेंट कर्नल का टाइटल, दीज टाइटल्स वुड रन, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। सो टाइटल्स, भारत की सरकार भी भारत रत्न, पद्म अवार्ड्स दे सकती है, बट दे आर नॉट टू बी यूज्ड एज सफिक्सेस और प्रीफिक्स। तो आप अपने नाम के आगे भारत रत्न एक्स वाई जेड नहीं बोल सकते, ठीक है, उस तरीके से यूज नहीं कर सकते। टाइटल्स एबॉलिश कर दिए गए थे और अब दे आर नॉट एक्सेप्टेड, दे आर नॉट रनिंग। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, इस तरीके के टाइटल्स आर नॉट गिवन, ठीक है। सो दैट वाज आर्टिकल 18। आपको आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 आई होप याद हो गए हो। 14 था इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। 15 was prohibition of discrimination on the grounds of only of religion, race, caste, sex or place of birth. 16 was providing equality of in public employment में equality of opportunity and not discriminating only on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, descent and residence. 17 was untouchability का abolition. 18 was abolition of titles, ठीक है। सो 18 क्लियर हो गए, 14 से 18 याद हो गए सारे। इसी तरीके से याद हो जाएंगे जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे अच्छे से। अब कल हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे, कल हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। नाय आउड अर्ज आदि जिसने लिंक भेजा था कि उस लिंक पे जाना है, सारे बच्चों को कमेंट कर देना है, आदि एक लिंक भेजेगा अभी, उस लिंक आके पढ़ सके। फौज में जब धावा बोला एंड रेड एंड टाइप तिरंगा ओजी, तिरंगा ओजी हैज टू गो फॉर रेड। जितने भी बच्चे क्लास में, इफ यू आ नहीं जाओगे, एक बार करते रहो, मैम को पढ़ने दो, एक बार पढ़ने दो, ठीक है। कॉपी पेस्ट द लिंक ऑन यूट्यूब, यू वुड बी एबल टू फाइंड। वर्ड बैठा दिया मैम ने, रेट फेल हो गई आज आप लोगों की, कोई बात नहीं। अभी तक सक्सेस रेट, अनमोल की रेट में बिल्कुल रिस्पॉन्स आता है। अगर और भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज आस्क इट ऑन द टेलीग्राम चैनल @ssb_success। टेलीग्राम चैनल है, वहां पे पूछ लेना, आई वुड बी रिस्पॉन्डिंग। टेलीग्राम का कोई बच्चा लिंक शेयर कर दो। और आज 6 PM पे जिन बच्चों को डार्क आर्ट सीखनी है, 6 PM पे एक लाइव सेशन लूंगा यूट्यूब पे डार्क आर्ट का। उसमें डार्क आर्ट की कई सारी समरी में चीजें बताऊंगा, तो उसको आप देख सकते हो लाइव। वहां पे डार्क आर्ट का आपको कोई डाउट हो वो भी मैं आंसर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं रात को 6 PM पे, और उसके बाद 10 PM पे नाइट फॉल पे आना मत भूलना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। बिल्कुल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, जय हिंद। ग्रेड अप के साथ सही प्रेप है तो लाइव सेट है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, रिकॉर्डिंग में फिक्स करवाता हूँ।